हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। यहाँ इस चैनल पे इस सीरीज में जो हमारा कोर्स चल रहा है यूट्यूब की, उसमें हमारा यूट्यूब पे जो कोर्स चल रहा है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, उसमें अभी हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ने के बाद यह आपका 0 से एडवांस लेवल तक हो जाएगा और इसके बाद आपको कहीं, मेरे को नहीं लगता, दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत होगी अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो। यहाँ मैं आपको हर पॉसिबल कंसेप्ट बताऊंगा, केवल एलिगेशन ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी हम देखेंगे कि एलिगेशन के सब्स्टिट्यूट क्या क्या हैं। हम एलिगेशन जहाँ काम में नहीं लें वहाँ क्या क्या काम में ले सकते हैं। तो इस एलिगेशन के टॉपिक में हमारी पहले भी क्लास हो चुकी है और इसके पहले हमने एवरेज कंप्लीट कर लिया है, तो वो आपने नहीं देखा हो तो वो भी देखिए। और दूसरी क्लास में हम प्रैक्टिस सेक्शन कर रहे हैं फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, मतलब वो एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर बैंकिंग वालों के लिए तो यूँ मान लो वो रामबाण की तरह काम में करेगा प्रैक्टिस सेशन। इसमें हम सिंप्लीफिकेशन, डीआई, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखिए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आज की क्लास का पहला सवाल मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। रुपीज 2500 or 2500 is lent partially on 8% per annum simple interest and 5% per annum simple interest। 2500 रुपए की राशि आंशिक रूप से 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दी हुई है। इफ टोटल इंटरेस्ट इज 519 after 3 years, then find the ratio in which amount was lent। अगर 3 साल बाद कुल ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो 519 है तो 8% और 5% की राशि किस अनुपात में दी हुई थी वो ज्ञात करना है। मतलब एक व्यक्ति के पास 2500 रुपए थे, उसमें से कुछ पैसे तो इसने 8% पर एनम से उधार दे दिए और कुछ पैसे 5% पर एनम से उधार दे दिए। 3 साल के बाद जो है इसने टोटल ब्याज प्राप्त किया 519 रुपए। तो ये पूछ रहा है कि इसने किस अनुपात में उनको उधार दिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कि 2500 रुपए का, अब यहाँ पे देखो एक बार, 3 साल में इसने इंटरेस्ट प्राप्त किया है, 3 इयर्स का ऐसा ही है 519। अब इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए या तो आप P इंटू आर इंटू टी इंटू 100, ये जो SI का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100, इससे ज्ञात कर लो। यहाँ पे P का हमें मान ज्ञात करना है, P तो 2500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है और टाइम जो है आपका 3 साल बटा 100 बराबर ऐसा ही आपका 519। इसको सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हो, या 3 साल का इंटरेस्ट आपका 519 है तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा। 3 का भाग दे दो, 173 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखो, या तो आप इसमें एलिगेशन दो तरीके से लग सकता है कि 8% और 5% को मिलाया तो 1 साल का इंटरेस्ट है आपका 173 रुपए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करते हैं कि 173 रुपए का ब्याज मिला हमें 2500 पर, तो 100 पर कितना होगा। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है कि 1 साल में हमें 100 रुपए पर कितना ब्याज मिले, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो 0 से 0 काट दो, 173.25। मतलब 8% पर एनम और 5% पर एनम से राशियों को हमने मिलाया इस प्रकार से कि आपको 173/5 173/25 की इंटरेस्ट से ब्याज प्राप्त हो।
अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो आपके थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि 8 में से 173.25 घटाना है, 25 घटाना है। इससे अच्छा है, हमने कल भी देखा था कि यहाँ लास्ट में आपके पास रेशो ही आएगा। जब रेशो ही आ रहा है तो रेशो को आप किसी भी संख्या से दोनों को गुणा कर दो, किसी भी संख्या का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपके सामने है इसको हम लिख सकते हैं, या इन दोनों को 25 से गुणा कर दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। आप 8 में से 173.25 घटाओगे तो भी लास्ट में यहाँ कुछ पॉइंटों में आएगा, आप पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, या उस लास्ट में जो रेशो आया उसको 25 से गुणा कर सकते हो, तो अभी कर दो। इसको 25 से गुणा कर दिया तो 200, और इसको 25 से गुणा कर दिया तो 125। 200 और 125 को इस अनुपात में मिलाया, इसको 25 से गुणा कर दिया तो 173। 200 और 125 की दो राशियों को इस अनुपात में हमने दिया कि आपके फाइनली ब्याज 173 प्राप्त हुआ। तो बस इसको घटा दो, 175 होता तो 50 आते, 2 कम है तो 48 रेशो। 175 होता तो 25 आते, यहाँ पर 175 से 2 कम घटाना है हमें, तो 2 और आएंगे, तो आपके सामने आएगा 27। 48 रेशो 27, या इसको लिख सकते हैं हम 16 रेशो 9। तो इन राशियों को 16 रेशो 9 के अनुपात में हमने जो है उधार दिया था। ये इसका तरीका हो गया। क्या किया हमने, या तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लो, पर मुझे पर्सनली इक्वेशन सॉल्व करना सही नहीं लगता, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको पता है 3 साल का ऐसा ही है 1519 रुपीज, 519 रुपए। 1 साल का ऐसा ही हो जाएगा 173, क्योंकि मैंने 3 का भाग दे दिया। 173 मिला है 2500 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी आपकी 173/25। तो बस 8 और 5 को हमने मिलाया इस अनुपात में कि 173/5, 173/25 हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो। तो इसको या करके 25 से दोनों को तीनों को गुणा कर देंगे, तो ये तो आ गया 200, 25 × 200, 25 पंजे 125, और ये हो गया 173। इन दोनों का अब अंतर निकाल दीजिए, तो इनका अंतर आपका होगा 48 और 27, मतलब 48 रेशो 27, या फिर हम कहें तो 16 रेशो 9। इस रेशो में हमने इस राशि को उधार दिया है। अब मैंने क्यों आपको 1 ईयर का ऐसे ही निकलवाया था वो देखो। अब इसको एक और तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है। पहले हमने ये लिखा और फिर 25 से गुणा किया, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की बजाय 1 ईयर्स का ऐसा ही निकलवाया था। मतलब ये जो हमारी रेट है, हम इसमें रेट अगर निकालते ही नहीं तो भी ये सवाल हो सकता था। मुझे पता है 1 ईयर का ऐसा ही मुझे प्राप्त हुआ है 173 मुझे 1 ईयर का ऐसा ही प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर देखो हमने 8% पर एनम से दिया था, तो 8% पर एनम से ऐसा ही निकाल दो, जैसा हमने कल के क्वेश्चन में करा था कि 8% पर एनम से ऐसा ही कितना होगा, 1% से होगा 25 और 8% से होगा 25 × 200। 5% से अगर हम ऐसा ही निकालें तो 5% से होगा 125। तो जो आपने यहाँ पर रेट निकाला फिर लास्ट में गुणा करके और फिर निकाला, उससे अच्छा आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। इसीलिए मैंने कल के सवाल में आपसे डिस्कस किया था कि कभी रेट आपकी ऐसी आए जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1 ईयर का ऐसा ही इस रेट से 173 है। हम रेशो चाहे रेट्स का लें या 1 ईयर के ऐसा ही का लें, टोटल आपका P बराबर है, तो चाहे आप P का R1% R2% का रेशो लो R से, या फिर R1 R2 का रेशो, मतलब P R1 R2 का रेशो लो R से, या फिर P R1 और P R2 का रेशो लो, तो वो PR आ जाएगा और जो अनुपात आएगा वो P से कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये चीजें समझने की है कि हमें ये समझना होगा कि कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है। जरूरी नहीं है एक चीज को रट के नहीं बैठना है कि मैं हमेशा रेट निकालूंगा। जब आपकी रेट थोड़ी सी निकालने में दिक्कत आए तो आप डायरेक्ट करो 1 ईयर का SI 173 होगा जो हमारी फाइनल रेट आई उससे। 8% से 1 ईयर का SI 200 होगा और 5% से 125। अब इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे, 48 रेशो आपका हो जाएगा 27। इन दोनों का अंतर 48 और इन दोनों का अंतर 27, तो वो हो जाएगा आपका 16
1:9, वही आपका आंसर। तो अगर आप केवल SI निकालते हो तो आपकी कैलकुलेशन कितनी कम होगी कि 1 ईयर का SI डायरेक्ट 3 का भाग देने से प्राप्त हो गया, और फिर 8% से और 5% से SI निकालना बहुत ईजी है और कैलकुलेशन ईजी होगी। यहाँ SI, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में जोर आएगा, फिर इन सभी को 25 से गुणा करना पड़ेगा। इसकी बजाय हम डायरेक्ट SI पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी, इस तरीके से आप 16:9 आंसर करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man invest 80,000 rupees in 3 banks P, Q and R, which simple interest are 15%, 16% एंड 27% रिस्पेक्टिवली। मतलब 80,000 रुपए एक आदमी ने 3 बैंकों P, Q और R में इन्वेस्ट किए, जहां से उसको जो इंटरेस्ट की रेट थी वो 15%, 16% और 27% थी। इन्वेस्टमेंट इन बैंक P इज 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन बैंक R। जो बैंक R में उसने इन्वेस्ट किया उसका 20% उसने बैंक P में इन्वेस्ट किया था। इफ आफ्टर 5 years total investment is total, if after 2 years total investment, total interest आएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 36,400, फाइंड द इन्वेस्टमेंट इन बैंक Q। मतलब एक आदमी ने 3 बैंक में 80,000 रुपए निवेश किए, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 15%, 16% और 27%। बैंक P में उसने जो R में निवेश किया था उसका 20% टोटल इन्वेस्ट किया, और 2 साल बाद उसको कुल ब्याज मिला 36,400। तो हमें बैंक Q में निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। तो ये आपके डबल एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा, तो कैसे लगेगा, क्या इसमें करेंगे, ये इस क्वेश्चन में समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका डबल एलिगेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, हमें आपको और हमें ये दिया हुआ है कि P, Q और R में ये इन्वेस्ट करता है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, यहाँ 16% और यहाँ 27% है। वो आपको कभी भी सवाल देगा तो उसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हिंट, कुछ ना कुछ लिंक जरूर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ लिंक क्या प्रोवाइड करा है कि बैंक P में जो इन्वेस्टमेंट है वो R के इन्वेस्टमेंट का 20% है। मतलब P और R में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रेशो में दिया हुआ है, तो हम P और R में ये एलिगेशन लगा देते हैं कि P में तो आपने किया था 15% और यहाँ किया था 27%। इन दोनों में आपने निवेश क्या किया, 1:5 के रेशो। P से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली 15% और यहाँ मिली 27%। यहाँ आपने 1:5 के रेशो में इन्वेस्ट किया था। तो हमें पता करना है कि इनसे फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो क्या था। तो देखो ये क्या होता है, इसमें एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन इन दोनों का जो अंतर होता है कभी भी, एक मिनट रुको, इसको नीचे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सही से समझ में आए। यहाँ P पे हमें मिली 15%, R पर मिली 27%, और इनको हमने 1:5 के रेशो में आपने इन्वेस्ट किया था। अब देखो इन दोनों का जो अंतर होता है, ये मैंने आपको शुरू में भी समझाया था कि इन दोनों का जो अंतर होता है वही यहाँ अनुपात में डिवाइड होता है। तो 15 और 27 का अंतर 12 यहाँ अनुपात में डिवाइड होगा। इसका रेफरेंस मैं यहाँ से दे सकता हूं कि आपने देखो 200 और 125 का अंतर है 75। 200 और 125 का अंतर है 75। यहाँ डिवाइड कितना हुआ है, 48 और 27, तो 75। तो वही आपके अनुपात में डिवाइड होता है। तो 15 और 27 का अंतर जो है 12, वो यहाँ 1:5 में डिवाइड होगा। मतलब 1 और 5 टोटल 6 यूनिट की वैल्यू है 12। यहाँ पे आप या तो x मान के भी कर सकते थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लो। 6 यूनिट की वैल्यू है 12,
तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये तो हो जाएगा 2 अनुपात ये हो जाएगा 10। इससे आप इनके बीच की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। ये एलिगेशन का कंसेप्ट है कि आपके ये जो होंगे इन दोनों का अंतर यहाँ डिवाइड होता है। तो 2:10 है, तो 25 में से 2 घटा दो 27 में से 2 घटा दो 25, और 25 में से 15 घटेगा तो आएगा 10। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इन दोनों के मध्य कब आएगा? जब आप इन दोनों का जो टोटल अंतर है उसको यहां पर बीच में इस अनुपात में डिवाइड करोगे तो 2:10 आ गया। तो आपकी ये जो इन दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, पी और आर की कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आई 25%। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप मैं इधर बता देता हूं एक बार। ऐसे भी कर सकते थे जिसको ये समझ में नहीं आया, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है कि पी और आर में 15 और 27 किया है, तो यहाँ पर किया होगा x। हमने मान लिया इनका जो फाइनल प्रोडक्ट जो आया है वो आपके आया 27 और 15 का x। तो यहाँ आएगा 27 माइनस x, इन दोनों का अंतर रेशो, यहाँ आएगा x माइनस 15। वो किसके बराबर है? 1:5 के, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है P की इन्वेस्टमेंट R की इन्वेस्टमेंट का 1/5 है। अब आप चाहो तो 27 माइनस x बटा x माइनस 15 को 1/5 से सॉल्व कर सकते हो, पर ये कैलकुलेटिव कंसेप्ट होगा, इसीलिए मैंने आपको वो तरीका बताया जो कि ज्यादा इजी है। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया है। आप चाहो तो ये साइड में नोट कर सकते हो, एक बार यहाँ से नोट कर लीजिएगा और फिर मैं इसको हटा देता हूँ। तो आपने क्या किया, मुझे पता है कि 15 और 27 का अंतर 12 ही 1:5 में डिवाइड होगा। 6 यूनिट की वैल्यू सवाल में 12 है, 6 यूनिट की वैल्यू सवाल में 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये 2:10 में डिवाइड होगा आपका। तो 27 में और 2 का अंतर हो गया 25, और 25 और 15 का अंतर है 10। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये आपकी पी और आर की कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई यहाँ से 25%। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज में रेट्स चल रही है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम वापस से आपका एक एलिगेशन और लगा देंगे। अब की बार हमने क्या किया, इसके आगे यहां कर रहा हूं मैं P और R और Q को मिलाया। अब आप देखो हमने P और R को मिला दिया और Q को भी मिला दिया, तो आपने टोटल P, Q और R को मिला दिया। यहां से मिली 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट और Q से मिल रही थी 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। P और R से मिल रही थी 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट और Q से मिल रही थी 16। उससे हमें टोटल ब्याज क्या मिल रहा था, यहाँ पे देखो टोटल ब्याज हमें मिल रहा था 2 ईयर का इंटरेस्ट हमें मिला 36,400। 2 ईयर का इंटरेस्ट हमें मिला 36,400। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया आपके 18,200। 18,200 आपका इंटरेस्ट हो गया। तो आप रेट निकाल सकते हो कि मुझे 18,200 तो मिला 80,000 पे, 80,000 पे, तो 100 पर कितना मिलेगा, यही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो आप इससे क्या करोगे, ये 4 0 से 4 0 कट जाएगी, 91/4। तो यहां से आपको रेट मिली 91/4%। ठीक है, 91/4% आपकी रेट मिल गई। अब हमने पहले के सवालों में डिस्कस किया था कि हम बार बार इस 91/4% को कैलकुलेट करें, इससे बढ़िया 4 से गुणा कर लो। तो हमने क्या किया, 4 से गुणा कर दिया, ये हो गया 100, ये 4 से गुणा करने पर हो गया 64। 100 और 64 को हमने मिलाया है इस अनुपात में कि 91 हमारे आंसर आ गया फाइनली। तो अब आप इसका अंतर निकाल दोगे, ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, 27। ये हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 9, तो Q का अनुपात है, और 91 में से 64 घटाएंगे 27, तो वो P और R का रेशो है, मतलब 3:1। 3:1 इनका रेशो आ गया। अब इसके आगे देखो मैं यहां कर रहा हूं, ये सबसे पहले हमने ये फर्स्ट नोट किया, फिर ये सेकंड,
यहाँ पे मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगी, यहाँ से ये आपका थर्ड पोर्शन है और लास्टली ये फोर्थ पोर्शन आ जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए इधर आगे पीछे हो गया। 3:1। अब P Q और R में से टोटल P और 3 तो है 3, P और R तो है 3 और Q है 1। तो मतलब आपने ये देखो Q जो है ना Q, P Q R में से कितना है 1/4। P Q और R के टोटल इन्वेस्टमेंट में P और R का इन्वेस्टमेंट तो है 3 भाग और Q का इन्वेस्टमेंट है 1 भाग। इसका मतलब Q जो है P Q और R के इन्वेस्टमेंट का 1/4 है। तो इसका मतलब P Q और R का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, तो तीनों ने मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 80,000। तो इसका 1/4 Q का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 20,000। तो Q ने इन्वेस्ट किया साहब आपके 20,000। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है पर यह आपके मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको वापस समझ लेते हैं, फिर आपके अगला क्वेश्चन करेंगे कि P और R में हमें लिंक दिया हुआ था कि P और R को 1:5 के रेशो में मिलाया है। तो 15 और 27 को हमने 1:5 में मिलाया। टोटल 6 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों के बीच का अंतर 12 थी। 1 यूनिट की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 2, 5 की आ गई 10, तो इन दोनों के बीच का अंतर आ गया 25। आपको ये 10 निकालने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा 2 निकालो, 25 में से 27 घटा दो, और सॉरी 27 में से 2 घटा दो और 25 आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब P और R की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 25%, Q की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 16%। तो हमने P, R और Q को मिक्स कर दिया टोटल। तो आपके फाइनली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली वो मिली 91/4%। कैसे? एक साल का इंटरेस्ट था 18,200, कितने पर? 80,000 पर। तो 100 पर कितना होगा? 91/4%। तो आप यहां से निकाल दोगे, इसको 4 से गुणा कर दो। P और R का इन्वेस्टमेंट था 100, Q का था 64, यहां पर रेट थी 64, इन दोनों से फाइनली रेट मिली हमें 91। तो इनका रेशो आ गया 3:1। मतलब P और R ने 3 यूनिट निवेश किया है तो Q ने 1 निवेश किया है। टोटल यूनिट हो गया 4, उसमें से 1 Q ने निवेश किया है। 4 की वैल्यू सवाल में है 80,000, मतलब हर चीज 20,000 गुनी है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 20,000। ये आपका आंसर। बस ये लेकिन आपके लिए कब इजी हो जाएंगे सवाल, जब आप इनको समझोगे अच्छे से। आपने ये सवाल आज देखा, इसके बाद में आपने इसको अच्छे से समझा, फिर आपके प्रीवियस ईयर्स में प्रैक्टिस करी, थोड़ा सा अच्छा हो गया, दोबारा प्रैक्टिस करी और अच्छा हो गया, मॉक में ये सवाल आ गया, परफेक्ट हो गया, एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति एक कार तथा एक स्कूटर को 30,000 रुपए में बेचता है। कार पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा स्कूटर पे उसे 10% की हानि हुई। टोटल 10% का लाभ हुआ तो कार को कितने रुपए में बेचा? मतलब एक आदमी ने क्या किया, एक स्कूटर को बेचा और एक कार को बेचा। तो आपने टोटल उससे क्या हुआ, टोटल हानि या लाभ जो हुआ उसको, कार पर तो 20% का लाभ हुआ और स्कूटर पर 10% की हानि हुई, तो कुल लाभ 10% का हुआ। तो हमें कार का मूल्य निकालना है कि कितने में बेचा। अब आप एक चीज बताओ कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा कि कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो कभी भी तो लाभ और हानि होती है ना, लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। आप 100 रुपए की कोई चीज लाए और उसको 120 में बेचा तो आपके लाभ कितना होगा? 20 रुपए का 100 रुपए पर, तो 20% का लाभ हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हम लॉस और प्रॉफिट कभी भी काउंट करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। तो कभी भी हम लॉस या प्रॉफिट में एलिगेशन लगाएंगे, लॉस या प्रॉफिट में एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो किस चीज का आएगा? कॉस्ट प्राइस का। ये हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी अंट जो है आपके एलिगेशन लगा रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि एलिगेशन एक प्रोसीजर है, तो हम जिस चीज पर एलिगेशन लगाते हैं उसी का रेशो आता है। ये हमें ब्याज किस पर मिल रहा है? यहाँ पर इस सवाल में देखो, ब्याज हमें मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर। तो जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का लगाओगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आएगा। इसी तरह
कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा जब आप लॉस या प्रॉफिट पर आपका जो है एलिगेशन लगाते हो। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड या डिस्टेंस में आप एलिगेशन लगाते हो ना तो टाइम का रेशो आता है, और टाइम में एलिगेशन लगाते हो तो डिस्टेंस का रेशो आता है। ये चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम समझते जाएंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो लॉस और प्रॉफिट में जो एलिगेशन लगाएंगे उससे कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा। ये आप चाहो तो साइड में नोट करके लिख लो कि लॉस या प्रॉफिट पर एलिगेशन लगाने पर हमें कॉस्ट प्राइस का रेशो प्राप्त होता है। अब यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक चीज और कि 30,000 में बेचता है, तो ये जो 30,000 है ये सेलिंग प्राइस है, इसलिए इस 30,000 को काउंट मत कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, कार, ये तो है हमारी कार और ये है हमारा स्कूटर। कार पे तो हमें 20% का प्रॉफिट हुआ और स्कूटर पे 10% की हानि हुई। यही किया हमने कि कार पे 20% का प्रॉफिट और स्कूटर पे 10% की हानि हुई। इन दोनों पे ओवरऑल आपके 10% का प्रॉफिट हुआ। कार पे 20% का प्रॉफिट और स्कूटर पे 10% का लॉस, उससे फाइनली हमें 10% का प्रॉफिट हुआ। तो इनका रेशो निकाल देंगे। 20% में से 10% गया तो यहाँ तो आएगा 10 रेशो। अब यहाँ 10% में से 10% घटा के 0 मत कर देना, ये प्लस का 10% है और इसमें से घटाएंगे माइनस का 10%। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ 20 में से 10 घटाया है तो दोनों प्लस के थे तो घट जाएगा। 10 में से माइनस का 10 घटाएंगे तो 10 और 10 20 आपका आ जाएगा। ये आ गया आपका 20। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपके नंबर कटवा सकती है। तो कार और स्कूटर का रेशो आ गया 20:10 या फिर आ गया 2:1। 2:1 के अनुपात में इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो है। ये किसका रेशो है, कॉस्ट प्राइस का रेशो। अब हमें कॉस्ट प्राइस से तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, हमें तो इनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, तो हम सेलिंग प्राइस से चीजें काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस देखो कि आपने ये कॉस्ट प्राइस था और अब हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस। आपके कॉस्ट प्राइस ये तो पड़ी थी 2 रुपए की और ये पड़ी थी 1 रुपए की। अब आपने 2 रुपए की वस्तु पर 20% का लाभ कमाया है, तो 20% आप इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। मतलब आपके अगर जो है ये 2 रुपए की थी तो इसका सेलिंग प्राइस इससे 20% ज्यादा है। 120 होगा 100 पर तो 2 पर हो जाएगा ये। और यहाँ पर 10% का लॉस था, मतलब 100 की लाए थे तो 90 की ही बेचा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आप 2 की लाए थे तो 120, 100 की लाए थे तो 120 की बेचा, 100 की लाए थे तो 90 की ही बेची। ये आपका कार हो गया, ये आपका स्कूटर हो गया, ठीक है। इसके आगे यहाँ कर रहे हैं हम। फिर हमने क्या किया, इनके सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल देंगे, SP1 और SP2 का। हमने इनके सेलिंग प्राइस ज्ञात कर लिए ना। अब देखो ये तो कार का सेलिंग प्राइस है और ये स्कूटर का सेलिंग प्राइस है, इनका रेशो निकाल दो। 2 × 120/100 रेशो 1 × 90/100। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, 8:3। इनके सेलिंग प्राइस का रेशो कार का और स्कूटर का 8:3 है। मतलब अगर कार को आपने 8 यूनिट में बेचा है तो स्कूटर को 13 यूनिट में बेचा है, तो दोनों आपने कितने में बेचे, 11 यूनिट में। 8 यूनिट में बेचा कार को, 3 यूनिट में बेचा स्कूटर को, तो टोटल आपने 11 यूनिट में बेचा। और 11 यूनिट की वैल्यू सवाल में 30,000 दी हुई है, तो 11 यूनिट की वैल्यू होगी 30,000। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30,000। हमसे क्या पूछ रहा है, कार को कितने में बेचा। कार को हमने बेचा 8 यूनिट में, तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30,000 × 8/11। 30,000 × 8/11 हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो और सॉल्व करने की जरूरत नहीं भी है। कैसे, अगर आप समझो कि मैं 30,000 को 8 से गुना करूंगा तो मेरे पास आएंगे 2,40,000।
2,40,000 आएंगे, तो मैं 2,40,000 में 11 का जब डिवाइड करूंगा तो मेरी संख्या पूर्ण तो नहीं आ सकती, इंटीजर मुझे प्राप्त नहीं होगा, कोई ना कोई आपकी ही आएगी। अब देखो, क्या 2,40,000 में 11 का भाग दोगे तो 30,000 आएगा क्या? नहीं। ये पॉइंटों में है, ये आ सकता है। 33,000 आएगा क्या? नहीं। 20,000 आएगा क्या? नहीं। और ये आएगा 25,000 आएगा क्या? नहीं। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके 21,000 के आसपास आएगा। कैसे? क्योंकि 11 को अगर आप 21 से गुणा करोगे तो 2,31,000 आएगा। तो 21,000 के आसपास कहीं ना कहीं आएगा। तो 21,818 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21,818 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बिना कैलकुलेट करे भी आप सवालों को निकाल सकते हो। और ये ऑप्शन मैंने कोई मन से नहीं डाले हैं। अगर आपके सामने वहां पर ऐसे ऑप्शन कि भाई मैंने मन से डाल दिए, या और आपके सामने ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। अगर फिर भी आपको मान लो किसी को ये डाउट है कि अगर मान लो मेरे पास पूरे ऑप्शन ऐसे आ गए तो मैं क्या करूंगा, तो आप इसको 2,31,000 प्लस 9,000 लिख सकते बटा 11। कैलकुलेशन करना भी मैं सिखा रहा हूं। यहां से तो हमें प्राप्त होंगे 21,000। अब 9,000 में 11 का भाग दे दो। 9,000 में 11 का भाग दोगे तो 8,800 में तो चल जाएगा 800 बार। 9,000 को भी हमने तोड़ लिया, 8,800 बचे हुए 200। 200 में आपको 11 का भाग देना है। अब ये सबसे इजी हो जाएगा। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू होती है 9.09। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू यानी 100/11 की 9.09 होती है। तो 200/11 2 से गुणा कर दो, 18/18। 18/18 तो ये 18.18 तो 21,818.18 आपकी टोटल वैल्यू आ गई। यही आपका आंसर है। मैंने आपको स्किप करना भी सिखाया कैलकुलेशन, लेकिन अगर फंस भी जाए कैलकुलेशन तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि वी आर अनस्टॉपेबल, नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग आवर सिलेक्शन। सो आपको ये चीजें कंसेप्चुअल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जब आप पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आइए इस सवाल को एक बार वापस से देखते हैं कि 20% और 10% का लॉस हुआ है। 20% का प्रॉफिट और 10% का लॉस हुआ है। फाइनली हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा 2:1। यहाँ पे आया 20 और यहाँ पर 10। अब हमें कॉस्ट प्राइस का रेशो पता है तो सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि कॉस्ट प्राइस 2 है तो सेलिंग प्राइस इसका 120% होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस का स्कूटर का 1 है तो इसका सेलिंग प्राइस 1 का 90% होगा। वहां आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस का रेशो निकालोगे। 2 का 120% और 2 का 90%। लेकिन ये कैसे निकालोगे? जब आप यहाँ पर ये समझोगे, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है। वहां पर आपको एक स्टेप बीच में खानी आनी चाहिए कि भाई मेरे को कॉस्ट प्राइस का रेशो पता है, तो ये 2:1 है, तो सेलिंग प्राइस का रेशो क्या होगा? इसका तो 120%। अब परसेंटेज भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ कटना ही है, तो 100 लगाओ ही मत, और इसका 90%। 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, ये 4:3 में कट जाएगा। तो डायरेक्ट आप 8:3 निकाल सकते हो। तो 8:3 आया इनके सेलिंग प्राइस का रेशो कार और स्कूटर का। तो टोटल जो इनका सेलिंग प्राइस आया 11 यूनिट, उसकी वैल्यू सवाल में है 30,000। 11 यूनिट की वैल्यू है सवाल में 30,000। तो कार का जो सेलिंग प्राइस है 8 यूनिट, उसकी वैल्यू सवाल में होगी 30,000 × 8/11। इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 2,40,000/11 है। पूरा कंप्लीट 1000 में तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन कट के, और ये आप आ सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर फिर भी कैलकुलेशन करनी पड़े, टुकड़ों में तोड़ लो। 2,31,000 से तो 21,000 मिल जाएगा। 9,000 में 8,800 मन में तोड़ना है, वहां पर लिखना नहीं है कि 9,000 में 8,800 होगा, वो तो हो जाएगा 800। 8,800 में 11 का भाग दो, 800, और बचे हुए 200 में 11 का भाग देना है। तो 100/11 होता है 9.09, 200/11 18.18। ये आंसर 21,818.18 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको स्किप करना भी सिखा दिया, कैलकुलेशन भी सिखा दिया। अब आपको करनी है प्रैक्टिस। तो ये आपको अगर तरीके पसंद आ रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप एक बार वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से नंबर लाते रहिए।